अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए, आई होप आप लोगों ने जो है सब्सक्राइब किया होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है और किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में डिस्कस करते हैं। इनकी जेनेसिस और इनके मीनिंग के रिलेटेड हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 4th पार्ट में है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ जो है स्टेट पॉलिसी एंड है, एनलिस्टेड है। तो उसके बाद जो है और आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक तो ये बात कि पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। दूसरा, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जो है ये जो आर्टिकल्स है 36 टू आर्टिकल 51, दे डिस्कस अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की, इनके जेनेसिस के बारे में, ये कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है वजूद में आए और इनके मीनिंग वगैरह क्या है। द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज़ नॉट एन इंडिजिनस वन। तो पहली बात, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिजिनस पार्ट नहीं है, ये बोरोड पार्ट है। ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये पार्ट लिया था और ख़ुद आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। तो मेन अगर हम कहेंगे इसका जो सोर्स है वो स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसके बाद आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बोरोड दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। इट हैज़ इट्स जेनेसिस इन स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो असल में ये जो है इसका जो जेनेसिस हुआ था ये स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था। वहाँ से आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोरो किया, फिर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये आ गया। तो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो मैंने जो पहले ही आपको बताया कि पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। To understand the meaning of directive principles of state policy, we need to understand the meaning of each word, that is, directive plus principle plus state plus policy. So, directive plus principle plus state plus policy, which suggests that these are the principles that direct the state when it makes policies for its people. तो अगर हमने इनका मीनिंग समझना होगा तो हमने इन वर्ड्स की तरफ देखना है, डायरेक्टिव प्लस प्रिंसिपल प्लस स्टेट प्लस पॉलिसी। तो इसका मतलब ये ऐसे प्रिंसिपल्स है दैट डायरेक्ट द स्टेट व्हेन इट मेक्स पॉलिसीज फॉर इट्स पीपल। दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है act as guideline for the state and are needed to be taken into consideration while coming up with any new law, but a citizen cannot compel the state to follow डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जब भी हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स या जो है हमारी गवर्नमेंट हमारी स्टेट के लिए ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि उन्होंने इन गाइडलाइंस को, इन प्रिंसिपल्स को कंसिडरेशन में रखते हुए नए लॉज जो है फ्रेम करने हैं। इनको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने नए कानून, नए लॉज को फ्रेम करना है। तो लेकिन एक बात यह है कि दे आर नॉट एनफोर्सबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ये एनफोर्सबल नहीं है, ये जस्टिसेबल नहीं है जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है। तो ये जो है कोई सिटीजन कंपल नहीं कर सकता है स्टेट को टू फॉलो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्योंकि ये एनफोर्सबल नहीं है इन एनी कोर्ट और दे आर नॉट जस्टिसेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लिस्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने पहले ही आपको बताया आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 56 से लेकर
36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जो है ये डिस्कस करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो सबसे पहला आर्टिकल दैट इज 36, तो वो क्या उसमें क्या बोलता है, वो डिफाइंस द स्टेट एज सेम एज दैट आर्टिकल 12 अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज डिफाइंस। तो इसमें ये बोलता है कि आर्टिकल 36 में कि ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट इसमें जो है डिस्कस करता है, और ये बोलता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, यानी जो ये जो स्टेट का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, ये सेम डेफिनेशन के हिसाब से जैसा कि आर्टिकल 12 में है। और आर्टिकल 12 कहाँ पर है? आर्टिकल 12 है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करता है। वहाँ पर जो आर्टिकल 12 है, वहाँ पर जो आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ द स्टेट है, यहाँ पर भी वही डेफिनेशन होगी स्टेट की, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट और अदरवाइज डिफाइंस। तो यहाँ पर भी वही डेफिनेशन ऑफ द स्टेट होगी। तो स्टेट की डेफिनेशन क्या है? तो मैं आपको बताऊँ, स्टेट की डेफिनेशन है, स्टेट जो है हम बात कर रहे हैं, द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। एक तो ये आता है स्टेट में, द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट। ये द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आ गया, उसके बाद गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट आ गया। ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑल अदर अथॉरिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो चीज़ें आती है स्टेट में। तो अगर हमने डिफाइन करना होगा कि व्हाट इज स्टेट, स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट, all local or other authorities within the territory of India, या all other authorities under the control of the government of India। ये चीज़ें जो है इंक्लूड करती है स्टेट को। तो ये आर्टिकल बोलता है कि सेम डेफिनेशन विल अप्लाई हियर, जैसा कि आर्टिकल 12 में है, यही यहाँ पर भी जो है इन केस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सेम डेफिनेशन ऑफ स्टेट विल बी हियर। तो उसके बाद आर्टिकल 37 जो है एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट। तो आर्टिकल 37 जो है क्या बोलता है कि ये जो इस पार्ट के जो प्रिंसिपल्स है, इनकी एप्लीकेशन के बारे में, यानी कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, पहली बात कि दे आर नॉट एनफोर्सबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ये एनफोर्सबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। लेकिन ये जो प्रिंसिपल्स है, ये फंडामेंटल है टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। These principles are fundamental in the governance of the country. It will be the duty of the state to apply these principles in making laws। तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि उन्होंने लॉज को बनाते वक्त इन प्रिंसिपल्स को कंसिडरेशन में लेना है। तो ये आर्टिकल 37 बोलता है कि एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट, इन प्रिंसिपल्स को मतलब इनकी एप्लीकेशन वाइल फ्रेमिंग द लॉज। उसके बाद आर्टिकल 38 क्या बोलता है? इट ऑथोराइजेज द स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ पीपल। इसमें आर्टिकल 38 में ये बात आ रही है कि इट ऑथोराइजेज द स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। फिर आर्टिकल 39 में इस तरह से जो है सर्टन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, सर्टन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। आर्टिकल 39 जो है उसमें 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में डिस्कस करता है। आर्टिकल 40 जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स के बारे में डिस्कस करता है। आर्टिकल 41 जो है राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस के बारे में डिस्कस करता है। आर्टिकल 42 जो है प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव्स के बारे में डिस्कस करता है। आर्टिकल 43 जो है लिविंग वेज एसेट्रा फॉर वर्कर्स के बारे में डिस्कस करता है। इस तरह से आर्टिकल 43A जो है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस करता है। आर्टिकल 43 डील्स अबाउट प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आर्टिकल 44 डील्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। आर्टिकल 45 डील्स अबाउट फॉर प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years। आर्टिकल 46 says promotion of education and economic interest of SC, ST and other weaker sections of the society। Article 47 जो है duty of the state to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health के बारे में डिस्कस करता है। आर्टिकल 48 जो है
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में डिस्कस करता है। आर्टिकल 48A प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। आर्टिकल 49 जो है प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इसी तरीके से आर्टिकल 50 जो है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 51 जो है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करता है। तो ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने 36 आर्टिकल से लेकर आर्टिकल 51 तक डिस्कस किए। तो उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ प्रिंसिपल प्रियम्बल। तो इन जो है ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है इनमें क्या होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ प्रियम्बल इनसे होती है। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द की टू द माइंड्स ऑफ द ड्राफ्टर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रियम्बल है ये क्या है, ये की है टू द minds of the drafters or makers of the constitution. It lays down the objectives that our constitution seeks to achieve. Many scholars believe that directive principles is the kernel of the constitution. The directive principles of the state policy lay down the guidelines for the state and are reflections of the overall objectives laid down in the preamble of the constitution. तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है ये क्या करते हैं, lay down the guidelines for the state and are reflections of the overall objectives laid down in the, ये reflection है preamble की। Directive principles of state policy is a reflection of the preamble. उसके बाद the expression justice, social, economic, political is sought to be achieved through directive principles. जो expression जो है justice, social, economic, political जो preamble में है is sought to be achieved through directive principles ऑफ स्टेट पॉलिसी के ज़रिए से ये चीज़ें जो अचीव करनी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इनकॉर्पोरेटेड टू अटेन द अल्टीमेट आइडियल्स ऑफ प्रियम्बल दैट इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। मोर इट ऑल्सो एम्बॉडीज द आइडिया ऑफ द वेलफेयर स्टेट विच इंडिया वॉज द प्राइड ऑफ अंडर कॉलोनियल रूल। तो रिफ्लेक्शन ऑफ प्रियम्बल यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये एक रिफ्लेक्शन है प्रियम्बल की रिफ्लेक्शन है। क्यों? क्योंकि जो प्रियम्बल का जो ये प्रियम्बल में जैसे कि द एक्सप्रेशन ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल दे आर टू बी अचीव्ड थ्रू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड इट इज इंट्रिकेसीज। तो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टर्स जो है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो है डिवाइडेड द राइट्स ऑफ द सिटीजन इनटू टू पार्ट्स। एक जो है जस्टिसेबल पार्ट एंड नॉन जस्टिसेबल पार्ट। जस्टिसेबल पार्ट इज कंटेन्ड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन जस्टिसेबल पार्ट जो है वो है हमारे पार्ट 4 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज आर्टिकल 36 टू लेकर आर्टिकल 51 तक, और इन्हीं को हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। तो दिस पार्ट is called the directive principles of state policy. Directive principles are positive obligations on the state. Directive principles were not made justiciable because India did not have sufficient and financial resources. Moreover, its backwardness and diversity were also a hindrance in implementing these principles at that time. At the time of the drafting of the constitution, India was newly born independent state and was struggling with the other issues, and making directive principles of state policy justiciable would have put India in great difficulty. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इसमें जो बात कर रहे हैं हम कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने जो है राइट्स ऑफ द सिटीजन्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक जस्टिसेबल और दूसरा नॉन जस्टिसेबल राइट्स कहें, जस्टिसेबल पार्ट और नॉन जस्टिसेबल पार्ट। जस्टिसेबल में फंडामेंटल राइट्स आती है, दैट इज जस्टिसेबल एंड दैट इज एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। और दूसरा जो है नॉन जस्टिसेबल पार्ट, दैट इज पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आते हैं, दैट आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। और ये नॉन जस्टिसेबल है, यानी कि आप इन जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लेकर आप गवर्नमेंट को स्यू नहीं कर सकते, उनके गवर्नमेंट के खिलाफ जो है मतलब मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं। दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। और ये क्यों जो है नॉन जस्टिसेबल पार्ट मतलब रखा गया है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो है इंडिया के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, इंडिया की कंडीशन इस कदर नहीं थी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एनफोर्सेबल जो है कोर्ट्स में रखा जाता,
बिकॉज ऑफ द बैकवर्डनेस, बिकॉज ऑफ द जो है पुअर सिचुएशन ऑफ द कंट्री उस वक्त जो थी। तो इसलिए जो है जस्ट ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को जस्टिसेबल पार्ट से अलग करके नॉन जस्टिसेबल पार्ट बना दिया। तो आज के इस टॉपिक में हमने एक तो ये बात जानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, और फिर आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जो है दे डिस्कस अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और एक बात ये कि दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, दे आर नॉन जस्टिसेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो ये बातें आपने जानी, और उसके बाद आपने जो है ये इन आर्टिकल्स को भी नज़र रखनी है, इनके बारे में भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। आपने ऊपर से लेकर मतलब जो है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक इनको नज़र मारनी है, तो आपको तो इनका आइडिया रहना चाहिए कि किसी भी जो है आर्टिकल से क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में। जैसे कि यहाँ पर प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है आर्टिकल 43B, आर्टिकल 44 क्या बोलता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, आर्टिकल 45 क्या कहते हैं। तो इन पे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपने जो है इनको नोट करके इनको बार बार रिवाइज करना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर इस पार्ट से आ जाए तो आप उसको ईजिली एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकें। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें इनक्रेजमेंट मिलती है। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक हम ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले टॉपिक में। थैंक यू।